बात करते हैं, तो ये जो वैलिड है किनके लिए, नॉन रेसिडेंट के। मतलब आप इंडियन हो, आप 5 महीने के लिए जाकर के अमेरिका में काम करके आ गए, क्लियर है, या कोई अमेरिकन इंडिया में आकर 5 महीने पैसा कमाया लेके चला गया, इनका डिफरेंस हम कहेंगे नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। इनका डिफरेंस मतलब नहीं समझे, मतलब मान लो तुम फॉरेनर थे, तुमने यहाँ से 200 रुपए लेकर के चले गए 5 महीने के बाद लेके गए हैं माइनस जो तेरा, और राहुल ने 300 रुपए लेके आया, तो नेट कंपनसेशन कितने हुआ, गए माइनस आया माइनस गया, मतलब आया माइनस गया, तो कितना लेके आया राहुल, 300 रुपया, और तुम जो लेके आया उसको पता ही नहीं कितना कहा मैंने, और तुम लेके गए 200 रुपए, तो 300 माइनस 200 100 रुपीज, तो 100 रुपीज क्या हो गया, कंपनसेशन, ओके, टू एम्प्लॉयज। तो कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन का मतलब नेट कितने की फायदा होगा, सिंपल सी बात, कंपनसेशन कितने का मिला फायदा, ठीक है, हाँ, ओके। नॉन रेसिडेंट होते हुए उस टाइम पीरियड में हमें नेट कितने का इनकम एक्स्ट्रा हो गया, कंपनसेशन हो गया, ठीक है ना। फिर से मैं समझा रहा हूँ, नीचे हो गया, मान लो टोटल जो यहाँ के इंडियन नॉन रेसिडेंट, इंडिया के वर्कर जो दूसरी कंट्री में क्या है, नॉन रेसिडेंट है, मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए काम कर रहा है, तो वहां से मान लो उन्होंने 5 करोड़ रुपया लाया, कितना लाया, 5 करोड़, तुम सुनी रहे, 5 साल 5 महीने से कम, मतलब 1 साल से अब ज्यादा तक फिर वो सिटीजन होते हैं। 1 साल से कम के लिए जब कहीं पे आप जाते हो तो आप नॉन रेसिडेंट कहलाते हो। आपको रेसिडेंट होने के लिए 1 साल तक रहना पड़ेगा, सिटीजन तो दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है, क्लियर है ना, ठीक है ना। सो अभी हम जो ये कंपनसेशन की जो हम बात कर रहे हैं, कंपनसेशन की जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर नॉन रेसिडेंट पीपल, दैट इज फॉर नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट कौन सा नॉन रेसिडेंट, ओके, अगर तुम इंडियन हो, तुम जाकर 5 महीने के लिए अमेरिका गए हो, तुम क्या अमेरिका में नॉन रेसिडेंट हो। कोई अमेरिकन इंडिया में आकर के 8 9 11 महीने 28 दिन तक काम किया, तो वो क्या है, नॉन रेसिडेंट, जब समझता गुड वो है, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, वो क्या है, ओके, नॉन रेसिडेंट है। तो जो नॉन रेसिडेंट वर्कर्स होते हैं उनके डिफरेंस है उनकी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, नेट कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज। इससे अच्छा मैं नहीं समझ सकता, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, नहीं वहां तक समझ में आ गया, नॉन रेजिडेंट ये होते कौन है, एनआरआईज। नेट कंपनसेशन यार, डिफरेंस ऑफ इनकम, जितना तुमने पैसा का डिफरेंस हुआ, तुम कितना आया प्लस माइनस कितना, ऋषभ जो गया है, ओके, ऋषभ 200 रुपए लेके गया नॉन रेसिडेंट होते हुए, मतलब 11 महीने 5 महीने 4 महीने में, और तुम 300 रुपए लेके आए, तो डिफरेंस कितना आया, 100 रुपीज हमारी कंट्री में आ गया, तो हमारी कंट्री को नेट कंपनसेशन कितने का मिल गया, नेट कंपनसेशन हमारा प्रॉफिट होता है माइनस होता है, नहीं प्लस होगा हमारा, वो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो डिपेंड करेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। 300 लेके गया, ओके, तुम 300 लाए और ये 200 लेके गया, तो क्या होगा, 100 रुपीज का, क्या बोल रहे हो, तुम 300 रुपए लेकर के आ गए इंडिया में, मैं फॉरेनर, वो एनआरआई है, ओके, तुम ध्यान से सुना करो ना क्लास को, देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ, तुम इंडियन हो, मान लो तुम 300 रुपए लेकर के आए, और ये फॉरेनर है, ये 200 रुपए लेकर के गया, तो कंपनसेशन नेट कितने का हुआ इंडियन को, नितिन भी बता दे कितने का हुआ, जीनियस, देखो वो नहीं पढ़ रहा है तब भी बता रहा है, और समझ रहा है वो, इतना तो कॉमन सेंस की बात है यार, बाहर बनाते तो सुन रहा है ना वो क्लास को, क्या चल रहा है क्लास में, थोड़ा तुम आंख बंद करके सो रहे हैं, बाहर चलेगा, क्लियर है ना, साथी हो गया, ओके। एंड ऑन द अदर हैंड, मान लो एक और एग्जांपल, लास्ट चांस देता हूं, कि मान लो तुम इंडियन हो, तुम ओके अमेरिका से 100 रुपए लेके आए और ये 150 रुपए लेके चला गया, तो नेट कंपनसेशन हमारी कंट्री को कितना मिला, माइनस का 50। आगे बढ़ते हैं, लिखो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नेट कंपनसेशन प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव, कॉमन सेंस की बात है, डिफरेंस है तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस बोलो ना, तो मैं हजारों बोल चुका हूं, तो इसे डिफरेंस बोला होना चाहिए, डिफरेंस का बोल रहे हो, बोलो पूछो, लिखा हुआ है देखो, पहला लाइन ही लिखा हुआ डिफरेंस, 100 लेके आया 300 लेके आया, तुमने लिखा ही नहीं है, तुम्हें कहां से समझ में आएगा, ओ नर्सरी का बच्चा भी पूरा लिख के बैठा होता, ठीक है ना। सर
यहाँ पे क्लास 7 के बैच में आके देखना, सारे बच्चे लिखते हैं। तुमसे फास्ट में बोलता हूँ। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लिखना सीखो। हाँ, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हाँ, पॉइंट नंबर 2 मतलब इसी में इनका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी ENTREPRENEURSHIP। मैं रिपीट कर रहा हूं सर प्रॉपर्टी के बाद तो बड़ा हो गया। हाँ, प्लीज बोल। प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ENTREPRENEURSHIP एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें लिखो इट रेफर्स टू। सर एक सेकंड डिजाइन बनाएगा, देखिए ऐसे कट्टी सा डिजाइन बनाएगा। It refers to difference between income from property and entrepreneurship प्रॉपर्टी के बाद एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, and entrepreneurship in the form of rent, interest and dividend DIVIDEND। हाँ, yes received by residents of the country and similar payments by the residents of the country and similar payments made to non-residents. and similar Payment made to non-residents. सर non-residents। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। हम बात कर रहे हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो मान लो ओके तुम्हारे पास ओके इंडिया में 100 घर जो है रेंट पे लगाया तुमने, ठीक है। तो जब तुमने 100 घर रेंट पे लगाया और नॉन रेसिडेंट ओके जो अमेरिका से आया हुआ है, मान लो उसने लगा लो ऑफर लेने, ठीक है, ओके उसने ओके क्लियर, मान लो पे किया 1 लाख रुपीस ओके टोटल। ओके ओके, मान लो कोई अमेरिकन इंडिया में आके रहता है, लेकिन नाइजीरियन सब रहता है हमारे इंडिया में, तो वो रेंट पे कर रहा है ना, समझ रहे हो मेरी बात। रेंट जब पे कर रहा है, मान लो उसने 1 लाख का रेंट पे किया, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। फिर मत बोलना समझ में नहीं आया। और तुम भी जाकर के अमेरिका में मान लो रहे, यहाँ के इंडियन भी जाके रह रहे हैं, तो वो मान लो रेंट पे क्या 40,000 रुपीज, $40,000 ओनली, समझाने का। और ओके, और जो आउट ऑफ इंडियन है जो यहाँ पे आके रह रहे हैं उन्होंने 1 लाख, तो हमारी कंट्री को कितने का फायदा हुआ? 1 लाख माइनस 60,000 का। तो 60,000 कहाँ पे जाएगा? नेशनल इनकम में, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में ऐड होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो सर। यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, एंटरप्रेन्योर तो मतलब ये होता है कि मतलब अपने आप को करना, छोटे-छोटे बिजनेस करना, छोटे-छोटे बिजनेस करते, ये समझाने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, छोटे-छोटे स्मॉल बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो मान लो आपको भेलपूरी बहुत अच्छा से बनाने आता है, आप अमेरिका में जाके भेलपूरी बेचा आपने, ठीक है, भेलपूरी बेच करके 2 रुपया कमाया आपने और 2 रुपया लेकर के इंडिया आ गए,
क्लियर? मान लो राहुल ओके नाइजीरियन है, खा जाऊंगा। ठीक है। ऋषभ ओके के हाथ में देखो क्या है, क्या है ऋषभ? वो हथियार। ओके उस हथियार से गुजरना पड़ेगा तुम्हें उसके, ठीक है। इसे कहाँ से गुजरेगा? सो दैट इज द ठीक। मान लो राहुल नाइजीरियन है और राहुल को चोखा बहुत अच्छा आता है बनाने के लिए। चोखा अरे समझो ना, ठीक है। इन्होंने चोखा बहुत अच्छा बना करके 1 रुपया अर्न किया, तो 1 रुपया लेके चला जाएगा। तुमने 2 रुपया लेके आया तो हमारी कंट्री को कितने का फायदा हुआ? 1 का। 1। देखो अब की बार समझ में आया? अरे मुझे पता था इसको चोखा समझ में आएगा। छक्का होता तो बेसबॉल में आता। आगे लिखो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। नेट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस शताब्दी ट्रेन है। अर्निंग्स क्या बताएं, छोड़। मैंने तो बता ना छोड़। अर्निंग्स नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके इसमें लिखो सर एक सेकंड। नेट वेट रिटेन्ड अर्निंग्स जय श्री राम। जय बोले जय राहुल। देखा समझो। इसमें लिखो इट रेफर्स टू difference between it refers to difference between retained earning of resident companies बिटवीन कंपनीज okay between retained earnings of resident companies located abroad and non-retained earnings and मैंने क्या बोला? and नॉन रिटेन अर्निंग्स okay and retained earning of non-resident होगा and retained earning of non-resident companies नॉन and retained earnings of non-resident companies रेजिडेंट ऑफ within सर रेजिडेंट ऑफ resident companies लिखो ऑफ छोड़ो मेरे दो बार लिखवा देते। resident companies okay within the मुझे समझ नहीं आया दोबारा। within the बोल दो चलो लिखो it refers to difference between retained earnings of resident companies located abroad ठीक है and retained earnings of non-resident companies and retained earnings of non-resident companies located within the एरिया within the of non retained resident सब लिखा उसको नॉन रिटेन्ड अर्निंग्स नो सर नॉन रिटेन्ड retained earning of non-resident companies नॉन सॉरी retained earning of non resident हाँ non-resident companies सॉरी within the domestic territory of the country इसमें लास्ट पॉइंट लिखो टेरिटरी और कंट्री पैराग्राफ चेंज करके लिखो या retained earnings refers to वहां पे माइक है। retained earnings refers to सर एक सेकंड और retained earnings refers to अर्निंग्स refers to that part of profit प्रॉफिट which is kept as a reserved
which is kept as a reserve, as a reserve, RESORT reserved KEPT, kept as a reserve, RESERVED, RES R RESERVED reserved BD after paying corporate tax and dividends. हाँ, डिविडेंड्स क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है कि मान लो ओके आप इंडिया आकर के बिजनेस किया, आपने इंडिया आकर के बिजनेस किया तो आप पैसा इंटरेस्ट पर भी लेते हो, आप पैसा इंटरेस्ट पे भी लेते हो, ठीक है। जब आप पैसा इंटरेस्ट पे लोगे तो इंटरेस्ट दोगे उस कंट्री के लोगों को। इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ऐसे समझो कि मान लो ज्यादा अभी हम फॉरेनर है तो फॉरेन वहां पे इंडिया में सुन लो, ठीक है। मान लो तुम इंडियन कंपनी हो, तुम क्या हो, इंडियन कंपनी हो, तुमने जाकर के 1 लाख का मार्केटिंग किया अमेरिका में, लेकिन वहां पे टैक्स तुम्हें पे करना पड़ेगा ना, उस कंट्री को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि तुम वहां पे मार्केटिंग कर रहे हो। मान लो 20,000 का तुमने टैक्स दिया, तो 20,000 का टैक्स को छोड़ करके जितना पैसा तुम्हारे पास बचा, दैट इज रिटेन अर्निंग्स। मतलब कितना वापस मिला? टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स पे करने के बाद उस कंट्री में तुम्हारे पास जितना पैकेट में पैसा बचा हुआ है वो हो गया रिटेन अर्निंग्स। दैट इज रिटेन, मतलब बचा हुआ। रिटेन का मतलब ये होता है कितना प्रॉफिट के बाद बचा हुआ प्रॉफिट, जो टैक्स वगैरह पे करने के बाद जितना पैसा हमारे पास बचा। हम प्रॉफिट की बात कहाँ कर रहे हैं, हम अर्निंग की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट अलग चीज होती है। सर इनकम हो गया, फिर इनकम से आते हैं पैसा टैक्स को। हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पैकेट में जितना पैसा बचा, सिंपल सी बात है, ओके। टैक्स देने के बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो अलग बात है, तो बाद में हम कैलकुलेट करेंगे सर, ठीक है। अभी हमारे देखो ऐसे समझो तुम यार, ओके। मान लो हमने बिजनेस करा, बिजनेस करने के बाद हमने ओके 7 रुपए अर्न किया। अर्निंग की हम बात कर रहे हैं, अर्निंग अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज होती है। अर्निंग हाँ ओके, इतना पैसा आया, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस है, उनकी बात झूठ बोला नहीं करना है, उनकी बात नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने अमेरिका में जाकर के बलून बेचा, मुझे मिला 7 रुपया। अब टैक्स मेरे को देना पड़ा 1 रुपया, 1 रुपया मैंने टैक्स दे दिया, ये जो बचा हुआ है ना 6 रुपीज, ये मेरा अर्निंग हुआ। समझ में आ गया? सिंपल रखो ना सर, तो ये तो वही है, सब में सब कुछ वही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। चलो दैट इज द थिंग। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन लिख लो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500 रुपीज। तो क्या है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? NFI है ना? नहीं यार, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सब कुछ समझ में आया है सब तुम्हें? यस सर। फ्रॉम अब्रॉड 500 रुपीज, फैक्टर इनकम टू द अब्रॉड इक्वल टू 200 रुपीज। तो बताओ NFIA कितना हो गया? NFIA बहुत आसान है। भेजता हुआ था तुम्हारे यहाँ, ठीक है। NFIA कितना होगा बताओ? नाम में ओके, जब भी तुम्हें डर लगे मेरा नाम ले लेना, कुछ नहीं, ठीक है। अभी नाम क्या है? नाम क्या है? ओके ओके चलो क्वेश्चन तो कर लो यार, क्वेश्चन नाम तो बताओ सर अपना। अभी चलो तुम्हें इंस्टीट्यूट का नाम लेना काफी है, अमित सबको नाम पता है। है। नो पर्सनल ओके, व्हाट इज दिस? देखो क्या क्या ओके क्या है, मतलब ये सर आपको क्या बोलूं, कुछ भी पूछ लो, देख लो जाके, पर बताएंगे नहीं अपने मुंह से। आगे बढ़े हम, हो गया ये? नहीं सर, रुक जाओ, इसमें होना चाहिए था ना सर, हो गया। इक्वल टू इसने क्या रुपीस लिख रखा है सर?
हाँ सर आ गया सर आज कोई हमें काला जादू करके दे दो हाँ सर सर आज कर दो सर बस आज एक बार क्या करवाने के चक्कर में तू मर जाएगा ओके कितने आए नेट फैक्टर इनकम 300 कितना गुड गुड वन ओके मैं यही बता कितना टाइम हो रहा है सर चार्ज ओके अरे कहीं से दबा लो तेरी इतनी मत क्यों पहुंचा देता है ओके क्या